हाँ जी बेटा। हाँ बच्चों, करें स्टार्ट। ओके, ऑनलाइन वाले सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लें। हाँ बच्चों, बढ़े आगे अपन। ओके, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ अपन चलते हैं और अगला जो पॉइंट अपना है वो अपन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अपन ने काफी सारा पॉइंट जो है वो तो पढ़ लिया है। अच्छा, सर्कुलेशन में आर्थ्रोपोडा पूरा हो गया है ना, और मोलस्का बाकी है, इकाइंड्रोमेट्स ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो मोलस्का में कोई खास बात बची नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम सारी बातें तो ऑर्थ्रोपोडा में कर चुके हैं। तो मोलस्का में आप नोट करें बेटा, ओपन टाइप होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी क्लास है सिफेलोपोडा। ठीक है, अब मेरे जो ब्लॉग बनाने की जरूरत नहीं है, अब सीधा लिख लो सिफेलोपोडा क्लास के अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम अपने को देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा? क्लोज टाइप हमें देखने को मिलेगा। करेक्ट है। अब सिफेलोपोडा को कैसे याद रखना है इसके एनिमल्स को, क्योंकि यही क्लास के एनिमल थोड़े ज्यादा परफेक्शन के साथ पूछे जाते हैं। तो आप तो ऐसे बोलना सिफेलोपोडा स्लो है। कैसे बोलोगे? स्लो है, क्योंकि इसके एनिमल्स को मैंने लिख दिया SLO। याद रहेगा? सीपिया, लोलिगो और ऑक्टोपस, तीन नाम याद हो जाएंगे। तो ऐसे याद रह जाएंगे अपने आप की। स्लो कौन है भैया? सिफेलोपोडा। पूरी डायवर्सिटी में एक कोई स्लो नाम दिया था, कौन? सिफेलोपोडा। सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, जिनमें कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। करेक्ट है, नोट कर लीजिए फटाफट से। अब देखो, हमने कहा था कि जो कॉकरोच का हार्ट है, यानी ऑर्थोपोडा का DTPC, याद आया? डॉर्सल ट्यूबुलर पल्सेटिंग चैम्बर्ड हार्ट। और मैंने कहा था कि इसमें से हम दो अल्फाबेट निकालेंगे, DP। तो हम यहां कह रहे हैं हार्ट जो है वो डॉर्सल पल्सेटिंग हार्ट है बेटा, इसलिए हमें आसानी से याद रहेगा DP हार्ट। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑप्शन को निकालने में आसानी से याद हो जाएगा। तो हार्ट लिख दीजिए DP हार्ट, तो हमें आसानी से याद रहेगा। कंफर्म है? उसके बाद देखो बेटा, कुछ और है नहीं, यहां पर भी हीमोसील है, और यहां पे पिगमेंट वही हीमोसाइनिन पिगमेंट जो है वो यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो हीमोसील, हीमोसाइनिन बोथ आर फाउंड इन दिस मोलस्का फाइलम। क्लियर है? तो ये अपना तीन कैरेक्टर जो अपन ने लिए थे अब तक, वो सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से सुनिए। हमने इतना सारा पिछली क्लास में पढ़ा था, ये पूरा पेज पिछली क्लास में हमने कवर किया था। करीब 1.25 घंटे की क्लास में हमने ये सारी चीजें लिखी थी। लेकिन ऑन एन एवरेज में आपको बताऊं कि ये कितनी देर में याद हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में याद हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ। यूं क्या कर रहा है बेटा? मैं सही कह रहा हूं आपसे, अभी आप याद करके बताओ। यही तो बात है, पहले समझना पड़ता है ना हर चीज को। भाई पहले ही मैं समरी करा दूंगा तो फिर आप कहोगे सर ठीक है जाओ आप, है ना? तो बाद में माथा खाओगे सर ये एक्सप्लेन नहीं हुआ था, ये समझ नहीं आता। लेकिन पहले पूरा पढ़ लिया, अब हम उसको डिटेलिंग तो कर ही लिए। अब याद करने के लिए हम एक 3 सूत्रीय कार्यक्रम बनाते हैं। ठीक है, 3 फंडामेंटल प्रोग्राम है हमारा। मैं पहले यहां लिखूंगा, आप लिखेंगे, और मुझे 3 मिनट में वो तीनों पॉइंट याद करके बताएंगे। मैं तो 1 मिनट में सुनाऊंगा आपको, लेकिन आप 3 मिनट में बात करेंगे। और मैं आपसे लेटरली क्वेश्चन पूछूंगा, ऑनलाइन वाले भी इसको याद करेंगे और मुझे सुनाएंगे। ठीक है, अब कैसे सुनाएंगे? वो अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे और अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे, ऑनलाइन वाले। ठीक है, तुम्हारी मम्मी भी यहाँ रहती होंगी। किस किस की रहती है भाई? देख लो, बहुत सारे हैं। आज उनका मिस यूज नहीं, उनका यूज करेंगे हम।
ठीक है भाई, उनको बार बार आपको एक बात सुनने को मिलती है ना, हमारी बेटी पढ़ती नहीं है, टाइम वेस्ट कर रही है फलानी। आज उनको बता दो कि हम क्या है। ठीक है, चलो सुनो, आपके पास इसी पेज में बीच में जगह है, ठीक है, वहीं पर पहले मैं लिख रहा हूं, उसके बाद आप जहां चाहें वहां लिख लेना। और पहले एक बार समझ लो, देखो इधर मैं बात करूंगा रेस्पिरेशन की, इधर बात करूंगा एक्सक्रीशन की, और आप चाहें तो सर्कुलेशन लिख सकता हूं, नहीं चाहो तो फिर सेफेलोकॉर्डेट में जाके लिख लेंगे, या यहां शॉर्ट करूं उसको, सर्कुलेशन को यहीं कर दें। चलो देखो, रेस्पिरेशन को अभी तक हम जितने भी फाइलम याद कर रहे थे वो सब याद कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, पहले से 10वें फाइलम का नाम क्या क्या है सबको पता है। देखो ध्यान से सुनना, रेस्पिरेशन में 1 से 2 3 4 5 6 7 और 10, इन सब के अंदर जो रेस्पिरेशन था वो था बाय बॉडी सरफेस, कंफर्म है, यही था ना। फिर देखना ध्यान से, 7 8 9 10, इनके अंदर बाय गिल्स भी था, गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन था। इकांडोर्मेट में गिल नहीं लिखा तो लिख लेना ध्यान से। और 8 नंबर में कुछ अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने देखा था, टी बी बी जी, याद हुआ, यही सब तो हमने पूरे फाइलम्स में लिखा था, याद करना, ये याद है तो सब याद है। अब एक्सक्रीशन को देखो, आप एक्सक्रीशन में जाएं, 1 2 3 4 एंड 10, उसमें एक्सक्रीशन हुआ था बाय बॉडी सरफेस, कंफर्म है बच्चों, यही था। उसके बाद देखना, 5 ऊपर लिख रहा हूं, 6 नीचे, इन दोनों में PN मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। फिर समझने के लिए याद रखें, 5 में थी फ्लेम सेल और 6 में थी रेनेट सेल, इनके ऑर्डर में याद आ जाएगी। उसके बाद 7 में था नेफ्रिडिया, 9 में था मेटानेफ्रिडिया, मैंने छोड़ दिया 8 नंबर को क्योंकि 8 नंबर में था GCM, ग्रीन ग्लैंड कॉक्सल ग्लैंड मेलपिजियन ट्यूब्यूल। आप ध्यान से देखो, एक चीज और लगे हाथ याद कर लेते हैं, इन सभी फाइलम में जो भी आपने यहां तक लिए हैं, इन सब में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, सबके सब क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं, परफेक्ट है। लेकिन देखो नेफ्रिडिया किस में था, एनेलिडा में, तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो लैंड एनिमल्स थे वो यूरिया रिलीज करते थे, और आर्थ्रोपोडा मोलस्का जो नीचे वाले हैं, इनमें लैंड एनिमल्स ने क्या रिलीज किया था बेटा, यूरिक एसिड को रिलीज किया था, ये तो पढ़ा था अपन, पक्का है, सारा समरी बन गई आपकी इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर, इसको भी लगे हाथ ले ही लेते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। देखो ध्यान से सुनना, एक तो टाइप था क्लोज और एक टाइप था ओपन, ये दो ही तो कहानी थी, पक्का है ना, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करना है एनेलिडा, पक्का, लेकिन उसका एनिमल था लीच, उसमें था ओपन। फिर उसके बाद देखिए जो ऑर्थोपोडा है उसमें ओपन, फिर उसके बाद मोलस्का में ओपन, बट इसकी क्लास सिफेलोपोडा में क्लोज था कि नहीं था। उसके बाद देखिए इकाइनोडर्मेटा में ओपन है, ध्यान से सुनना, हेमिकॉर्डेटा में ओपन है, यूरोकॉर्डेटा में ओपन है, लेकिन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर, और वहां से लेकर हम चलेंगे मैमेलिया तक, तो सीधी सी बात है क्लोज देखने को मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं है। अब क्या क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है, जब हमें ये सब चीजें ऑलरेडी याद हैं तो हम आसानी से हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस साल का पेपर ढूंढ लेना, आपको इसी में से एक क्वेश्चन नीट के अंदर देखने को मिल जाएगा। 4 क्वेश्चन आए थे ना प्योर, वो सब यहां से सोल्व हो जाएगा, एक क्वेश्चन उसमें से, ठीक है। तो क्या इसको हम 1 मिनट में याद नहीं कर सकते, हो सकता है, मुझे तो 1 मिनट में याद है, बोलू 1 2 3 4 5 6 7 10 बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन के लिए, 7 8 9 10 जो है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन, और 8 में टी बी बी जी रेस्पिरेशन के लिए, ट्रैकिया बुक लंग्स बुक गिल्स और गिल्स, पक्का है। वहां चले एक्सक्रीशन में तो 1 2 3 4 एंड 10 बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन होगा, 5 में फ्लेम सेल, 6 में रेनेट सेल, दोनों को मिला के बोला प्रोटोनेफ्रिडिया, 6 के बाद आया 7 में नेफ्रिडिया, एक छोड़ के 9 में मेटानेफ्रिडिया, 8 में आया टी बी जी सॉरी GCM, याद रहेगा सबको। ओपन और क्लोज में चले तो क्लोज में आया एनेलिडा, लीच में ओपन, ऑर्थोपोडा में ओपन, मोलस्का में, इकांडर्मेट में, लेकिन मोलस्का के सिफेलोपोडा में क्लोज था, हेमिकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा ओपन, और बाकी बच गए सब
क्लोज हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए फटाफट से सब लिख लो और याद कीजिए। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये समय थोड़ा सा जरूर देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि होमवर्क नहीं बनाना है, सब यही याद करना है। उसी पेज पे लिखो बेटा, कहीं इधर उधर मत लिखना, नहीं तो फिर बाद में पकड़ में नहीं आएगा क्या। हाँ जगह है, खूब जगह है। रिपीट कर दिया है मैंने, इसलिए अच्छे से इसको एक बार देख लो। नंबरिंग पर भी अपन काउंट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। डाइजेशन का शॉर्ट बना ही लिया था पिछली बार, है ना। इंट्रा और एक्स्ट्रा कहां कहां पर है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू हुई है। तो अपने पास में अभी तक 4 मेजर सिस्टम आए हैं, चारों की बात ऑलरेडी अपन फुल फ्लैश भी लिख चुके हैं और ट्रिक में बनाकर भी लिख चुके हैं। अब आप एक काम भी करो, इन चारों पॉइंट्स को, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, है ना, इन सबको एक छोटे से पेज पे घर पे वापस लिखना, राइट। और जहां पढ़ते हैं उस दीवार पे लगा के रखना साथ। तो जब जब रिवीजन मिलेगा ना, तो बेटा आपको मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से याद हो जाएंगे। बच्चा क्या करता है, अभी छोड़ देता है ना, बाद में ये ऐसा लगता है यार पढ़ा ही नहीं था, फिर वापस नए की फील होती है यहाँ पर। SLO का मीनिंग है सीपिया, लोलिगो एंड ऑक्टोपस। सेफेलोपोडा के एनिमल्स हैं सीपिया, लोलिगो एंड ऑक्टोपस। हो गया? अरे जल्दी लिखो, इसमें भी समय लगा रहे हैं आप। रेस्पिरेशन लिख लिया सबने? हटा रहा हूं मैं इसको, बहुत सारा टाइम दे दिया आप लोगों को, अलर्ट रहिए, जल्दी लिखिए। अब देखता हूं आप में से कौन ऐसा है जो इसे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में एक्सप्लेन करेगा, 2 मिनट में करेगा। याद करने का समय है ओनली 3 मिनट्स। हाँ हाँ आप लिखिए, मुझे पता है 5-7 मिनट में लिखोगे, आराम आराम से, ताकि समय और मिले। हो गया एक्सक्रेशन वाला? कोई बात नहीं बेटा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो नहीं सही। सभी याद कीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चों आप सुन लेना, घर पे बैठो, इसका मतलब ये मत समझो कि नजरें नहीं है हमारी तुम्हारे ऊपर। याद करना है फटाफट। हटा दूं अब ये? अब याद करके बताइए, जल्दी कीजिए बेटा, क्योंकि ये बहुत बड़ी परेशानी मिट जाएगी यदि हमें याद हो गया तो।
1 मिनट कंप्लीट, 2 मिनट बचे हैं। नहीं सुनूंगा तो सही बेटा, क्योंकि यहां बहुत मेहनत की जरूरत है। ये बायोमेजिका को बाद में पढ़ लियो, पहले जो बात है उसको याद कर, ठीक है? इसमें कुछ नहीं रखा, जो रखा है अपनी कॉपी में बेटा फटाफट से याद कर दे। ओनली 1 मिनट रिमेनिंग। सर क्या करेंगे इसमें? सर के पास तो ऑलरेडी सर है, आप अपने सर का यूज कीजिए। नंबर्स में बता सकते हो आप, फाइलम के नाम नहीं लो तो। बोलिए किसे याद हुआ? अरे आपको याद हुआ? पक्का? कॉन्फिडेंट? चल खड़ी हो जा, बोलना शुरू कर। सबसे पहले रेस्पिरेशन के पॉइंट्स बताए। इधर देख, मेरी तरफ झांके मत, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, बिकॉज आई एम ग्रेट कंफ्यूजन। टीचर को देखते आता ना दिमाग में प्रेशर, तो नहीं आना चाहिए बेटा। कुल मिला के बात ये, आप फटाफट से बोलिए। रेस्पिरेशन। एक्सक्रेशन। वेरी गुड। देन ब्लड सर्कुलेशन। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन अभी तक इसका, शानदार। नहीं। हाँ। स्टार्टिंग से बोल तो अच्छे से आएगा। आर्थ्रोपोडा में हाँ नीचे ओपन है। हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, यानी कि ओके वहां से लेकर मैमल तो बहुत बढ़िया, शानदार। नो क्लैपिंग बेटा, है ना? वो पड़ोसों की क्लास डिस्टर्ब होती है, ये मजे कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा, ऐसे याद होना चाहिए, डरना नहीं घबराना नहीं। ऑनलाइन वालों तुम भी याद करके और अपने बाबूजी को सुनाओगे, ध्यान रखना, वही ठोकेंगे तुम्हें अच्छे से, ठीक है ना? और किसको याद हुआ? अरे भाई और एक दो और होने चाहिए ना, एक तो और होना चाहिए कम से कम। 2-5 मिनट कोई बात नहीं है, लेकिन आगे भी बढ़ेंगे। हाँ आप। यस।
गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखा ना, एक सांस में बोल दिया ना सारा। ऐसे ही अपने को याद होता है बेटा, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है ना, उनको बहुत सिंक्रोनाइज कर सकते हैं आप। बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। बहुत अच्छी बात लगी, आप सबने याद कर लिया। अब देखिए, अब ये सब जो सर्कल अपन बना रहे हैं ये सब छोड़ देते हैं, 2 पेज में बहुत है। क्योंकि मेजर मेजर सारे 5 जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, बॉडी वॉल से लेकर और सर्कुलेटरी सिस्टम तक, वो अपन ने पूरा किया है। अब 2 बातें आती है, एक नर्वस सिस्टम की और रिसेप्टर्स की, और बाकी बच गया रिप्रोडक्शन। अब देखिए ओवरऑल आपने कहा ना, यहाँ जो पेज पे अपन लिखा उससे क्वेश्चन बनता है, वैसे ही रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब ये सब सिस्टम खत्म कर देते हैं, सिंगल पेज पे आ जाइए और कॉपी को आड़ी कर लीजिए, है ना, ताकि अब अपने को ये सब वापस नहीं बनाना पड़े, क्योंकि उलझ जाते हैं बेटा ज्यादा करते हैं तो देखिएगा बच्चों, हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की, और ये सबसे इजी टॉपिक में काउंट होता है, नर्वस सिस्टम की बात और रिसेप्टर की बात। अच्छा आप एक काम करो, देखो सुनना ध्यान से, आपके लिए और मैं इजी करता हूं। ये आपका पेज है, तो यहां पर अपन लिखेंगे फाइलम के नाम, वही प्रोटोजोआ से इकाइनोडर्मेटा तक। यहाँ नर्वस सिस्टम और यहाँ पर अपने रिसेप्टर्स होंगे। और 1/3 पेज आप, क्योंकि मैं ऑनलाइन वालों के अकॉर्डिंग में चलना है, उनको ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं मिलेगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं यहां पर रिप्रोडक्शन को लिखूंगा इससे। ठीक है, तो मुझे तो ये पहले दोनों बता के और फिर इसको हटा के फिर रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट लाना पड़ेगा। बट आप एक काम करो, एक साथ ही तीनों पॉइंट को लिखना है, इसके लिए 1/3 पेज का यूज कर सकते हैं, तो आपको अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह ही सारा सिमेट्री याद हो जाएगा आपने को। पक्का है? तो आप ऐसे ही बनाना कॉपी में, ताकि आपकी जगह जो है वो काम आ जाए, और मैं दोबारा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, इनको बिल्कुल पास पास लिखना, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेट। थोड़ा सा टेबलाइज करेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि तभी अच्छे से याद रहेगा। अच्छा इस पे एक बात और लिख लो ऊपर, देखिए ज्यादा से ज्यादा इस पूरे मटेरियल को समझना तो है, और इसमें है कुछ भी नहीं, केवल 4 या 5 जगह में स्टार लगाऊंगा, केवल वही याद रखना है। तो आप चाहो तो ऊपर पहले डिक्टेशन डाल दो कि हमें केवल स्टार मार्क को ही याद रखना है। भाई एक्सप्लेन तो करना पड़ता है ना बेटा, ताकि लिंक बन जाए, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो ये पॉइंट आपको दिख जाएगा कि यार इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, सर ने कहा था इसलिए ऊपर लिखवा दिया। ओनली स्टार पॉइंट्स को अपने को याद करके चलना है। ठीक है, तो उससे आपकी आगे की मेहनत कम भी होगी और अच्छे से आपको याद भी आ जाएगा। देखो बेटा समझना पॉइंट को, आपको याद है एनसीईआरटी में पेज नंबर 316 पर हमारा नर्वस सिस्टम दिया हुआ है, और 316 के सेकंड पैराग्राफ में एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, वेरी सिंपल न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स, पहली लाइन में। और थर्ड लाइन में उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हाइड्रा। याद आया? इसका मतलब चाहते तो कुछ और भी लिख सकते थे, बट जब एब्सेंट है, प्रेजेंट है ही नहीं नर्वस सिस्टम, तो शुरुआत तो हाइड्रा से करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। यानी मैं ये कह दूं कि जो नर्वस सिस्टम है बच्चों, वो प्रोटोजोआ में एब्सेंट रहेगा, और रिसेप्टर भी वहां पर एब्सेंट रहेंगे। जो पॉरीफेरा है उसमें भी एब्सेंट रहेगा, और जो रिसेप्टर्स हैं वो भी एब्सेंट रहेंगे। यानी शुरुआत तो सबसे पहले कहां से हुई थी? सिलेंट्रेटा से, जिसमें आता है कौन? हाइड्रा। बनाइए फटाफट से, लिखते चलो साथ साथ। पहले सारे फाइलम के अल्फाबेटिकल को डिक्टेट कर दीजिए, ताकि अपने को अच्छे से याद रहे, ये सब दिक्कत नहीं आएगी इसमें कहीं पर भी आपको। ठीक है, प्रोटोजोआ से इकाइनोडर्मेटा लिख दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं, पूरा लेंथ में लिख लीजिए, जगह छोड़ छोड़ के लिख लो, पूरा पेज है अपने पास में। बढ़े आगे। देखिए बेटा, पहला स्टार पॉइंट सिलेंट्रेटा से आता है। देयर इज फर्स्ट न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। फर्स्ट न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इन सिलेंट्रेटा। याद आ रहा है आपको? इस पे स्टार मार्क लगा दीजिए। और खास बात ये भी आपको पता होगी कौन से न्यूरॉन सबसे पहले डेवलप हुए थे। एपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, सूडो यूनिपोलर। एपोलर, उसको भी अपन ब्रैकेट में डाल दें। एपोलर न्यूरॉन का डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ था बेटा नॉन पोलर का, जिसमें ना तो डेंड्राइट है ना एक्सॉन है, वो हमें ध्यान में रखना है। ओके। और फिर यहां देखिएगा सेंसरी सेल्स का प्रेजेंस होना शुरू हो गया। यहां से हम कह सकते हैं कि सेंसरी सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ताकि अपने को आसानी से याद रहेगा। सेंसरी सेल दिखाई देना शुरू हो गई थी सिलेंट्रेटा से। अब देखो टेनोफोरा तो कॉपी करता है किसको? सिलेंट्रेटा को। तो जो न्यूरॉन्स थे ना, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं थे, वो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड थे। और ऐसे टाइप को कहते हैं डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? टाइप नर्वस सिस्टम नहीं, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टम तो हमें मालूम है हम कहां से यूज करेंगे, है ना, बट वो बोलने में आ जाता है तो उसको नहीं लेना है अपने को। जो टीनोफोरा है उसमें आप डिक्टेट करेंगे डिफ्यूज टाइप, डिफ्यूज न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कोई नहीं पूछना, बस हम तो हमारे लिए लिख रहे हैं कि हाँ ठीक है, आगे नर्वस सिस्टम को क्या कहा गया? डिफ्यूज टाइप कहा गया। और बेटा यहां से सेंसरी सेल की शुरुआत भी हो चुकी थी। सेंसरी सेल भी यहां पर देखने को मिलती है। अभी तक एक ही पॉइंट आया जो अपने को याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जो प्लेटी एलिमेंथीज आए ना बच्चों, उसमें नर्वस सिस्टम को एक नाम दिया गया कि भैया लैडर लाइक नर्वस सिस्टम कहां पर मिलेगा। तो सीडी का जैसा लैडर लाइक नर्वस सिस्टम सबसे पहले बोल लो या लास्ट बोल लो, एक ही जगह पर मिलता है, और वो आपको मिलेगा प्लेटी हेलमिंथीज में। इसमें होता क्या है बच्चों कि ये एक नर्व रिंग होती है ना, जो ब्रेन के फॉर्म में काम करती है। और इस तरीके से इसमें नर्व्स जो हैं, इलोंगेटेड नर्व जो हैं, लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स नीचे हैंग होती हैं, बॉडी में स्प्रेड होती हैं, और बीच बीच में उससे दूसरी नर्व्स कनेक्ट करती हैं। तो केवल इसी फाइलम में ऐसा लैडर शेप हमें नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। तो आपसे पूछे कि भाई इस नर्वस सिस्टम में है क्या, तो आप लिखेंगे इसमें नर्व रिंग है जो कि ऊपर ही ऊपर होगी, और नीचे की नर्व्स को मिला के हम कह रहे हैं नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होंगे। बस यही कहानी चलनी है लास्ट तक। तो नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। ये बात अपने ध्यान रखें। लेकिन फिर भी कह रहा हूं, लेट एलिमेंथीज में कोई ये नहीं पूछेगा पार्ट क्या क्या है, कि भैया बताओ नर्व रिंग है या नहीं है। वो ये पूछेगा लैडर लाइक नर्वस सिस्टम फाउंड इन विच एनिमल और द फाइल। उल्टा चलता है मामला, मतलब कैरेक्टर देके ये पूछेगा आपसे। फिर उसके बाद देखिए यहां से रिसेप्टर भी शुरू हुए। स्मॉल आईज प्रेजेंट थी जिन्हें नाम दिया ऑसिली। ऑसिली नाम दिया गया बच्चों। और स्टेटो साइट भी यहां पे प्रेजेंट हुआ, जो बैलेंसिंग ऑर्गन के फॉर्म में जाना जाता है। स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसाइट दोनों वर्ड यूज होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। बैलेंसिंग का ये कंपोनेंट आपको यहां याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना सा बोलना है कि भैया ये शुरुआत हो चुकी थी, बट मेनली हमें ऑर्थोपोडा मोलस्का में लेके चलना है। इसमें लेना है ऑर्थोपोडा मोलस्का में। आइए भाई एस के हेलमिंथीज में चलते हैं। देखो यहां पर नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग मिलेगा प्लस नर्व कॉर्ड मिलेगा। वही बात रिपीट हो रही है, ध्यान रखना। लेकिन बात रिसेप्टर पर कुछ खास है, इसलिए अपन इसको स्टार मार्क करेंगे। ये याद रखना अपने को जरूरी है, ध्यान रखिएगा। देखो बेटा, आपने बहुत सारे फाइलम पढ़े हैं, एनिमल पढ़े हैं, उनके क्लासिफिकेशन का अलग अलग बेस है। ठीक है। किसी में टेंटाकल है या नहीं है उसका बेस है। लेकिन यहां पर अपन जाएं एसके हेलमिंथीज में, तो बेस रिसेप्टर होता है। बात को समझना, मैंने आपको दो एंड बताए थे जो कि ब्लंट होते हैं, टेपर्ड होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। तो जहां लिप्स होते हैं उन लिप्स पर लेबियल पेपिला मिलते हैं। आप जानते हैं एस्केरिस एक पैरासाइट है, बॉडी में रहेगा। तो वो खुद कैसे मालूम चलाएगा कि मैं होस्ट के अंदर हूं? तो उसके लिए उसके पास जो लिप्स हैं, 3 लिप्स थे याद करो,
उसके ऊपर लेबियल पेपिला होते हैं, दैट इज फॉर द टच, दैट इज फॉर टेंगो रिसेप्टर, क्या कहते हैं उसे। और फिर दूसरी बात, जब आप किसी की इंटेस्टाइन में रह रहे हैं तो वहां जो केमिकल्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए रिसेप्टर आगे भी होते हैं और पीछे भी होते हैं। आगे वाले का नाम होता है एम्फिड और पीछे वाले का नाम होता है फैस्मिड। तो जो फैस्मिड है ना, वो किसी में होते हैं किसी में नहीं होते हैं, इस बेस पर इस फाइलम का क्लासिफिकेशन किया गया है। मैं इतना सा कह रहा हूं कि बस नाम याद रखना है, लेबियल पेपिला यहां मिलेंगे, दैट इज फॉर टच, यस। एक मिलेगा एम्फिड, ध्यान रखना, और एक मिलेगा फैस्मिड। ये दोनों कीमो रिसेप्टर होते हैं, बस इतना सा याद रख लीजिए, कीमो रिसेप्टर होते हैं। इसमें ज्यादा जरूरत बात इसलिए है क्योंकि एस्केरियोसिस की डिजीज जब अपन पढ़ते हैं ना बेटा, तो फिर उसमें हमें कहीं कहीं ये कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। वो क्वेश्चन को कैसे भी डाइवर्सिफाई कर सकता है, एस्केरियोसिस अंदर है, इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं केमिकल्स वहां पर। तो बहुत हटके क्वेश्चन जो है ना यहां पर बन सकता है। लेबियल पेपिला फॉर टच, दैट इज कॉल्ड टेंगो रिसेप्टर, TNGO। और एम्फिड फैस्मिड जो है उन्हें हम कीमो रिसेप्टर कहेंगे, ठीक है। बस इतना सा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहे हैं अपन, बट याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अच्छा, याद कैसे करना है, ए फॉर आगे, पी फॉर पीछे, नहीं ए फॉर एम्फिड नहीं, होंगे कहां पर, आगे एम्फिड पीछे फैस्मिड, ऐसे भी याद कर लेना इसको, ठीक है। आइए एनेलिडा, वहां चलते हैं। तो देखिए नर्व रिंग होगी, ठीक है। और नर्व रिंग के साथ यहां पर मैं नर्व कोड को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं बच्चों, नाम दे रहे हैं वेंट्रल सॉलिड, वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड यहां प्रेजेंट होंगी। तो इस पे स्टार लगा लो ताकि अपने को ध्यान रहे। नर्व रिंग में गैंग्लिया होते हैं बच्चों, सुप्रा गैंग्लिया, सब गैंग्लिया, फिर उन्हें जोड़ने के लिए कनेक्टिव्स होते हैं। ये सब अपन बात आगे कर लेंगे। जैसे मैं बता दूं यहाँ की ये एक गैंग्लिया है सुप्रा, नीचे यहाँ पर सब गैंग्लिया है, दोनों को कनेक्टिव जोड़ देंगे तो नर्व रिंग बन जाएगी, ठीक है। और नीचे डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड अपने को देखने को मिलेगी। तो एक वर्ड मैंने छोड़ दिया, वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड यहां पर प्रेजेंट होती है। ये भी लिखना बेटा, डबल भी डाल दीजिएगा यहां पर, ठीक है। अब एनेलिडा में जो रिसेप्टर्स हैं उनमें यहां पर आईज प्रेजेंट होंगी, स्मॉल आईज हैं, ऑसिली यहां भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और स्टेटोसिस्ट यहां भी प्रेजेंट होती है, स्टेटोसिस्ट जो है वो यहां भी प्रेजेंट होती है, ओके। ये अपने को ध्यान में रखना है और यहीं पर ज्यादा याद रखना है स्टेटोसिस्ट को। साइट भी लिख देते हैं तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्थ्रोपोडा में आए बेटा तो नर्व रिंग यहां भी है, और यही बात डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड लिखना है। लेकिन एक चीज और एक्सटेंड कर देना, मैं यहां लिख रहा हूं मिड नर्व कॉर्ड। देखिए मैंने नाम दे दिया मिड नर्व कॉर्ड। तीनों वर्ड ऊपर से उतारने, वेंट्रल सॉलिड डबल कॉपी करना है नीचे, लेकिन साथ में एक वर्ड और डाल दिया, क्या, मिड। है कुछ नहीं है, इतना बड़ा नहीं है डिफरेंस कुछ भी, मिड तो ऊपर भी होती है, बट एक्सटेंशन हम कॉकरोच में इसलिए लेते हैं क्योंकि स्टडी करते हैं तो उसका पूरा ही बात लिख देते हैं सारा का सारा। तो अपने को ये दोनों एक जैसा ही मान के चलना है बेटा, इसलिए मैंने यहां कोई स्टार नहीं लगाया, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये जो ऑर्थोपोडा है इसमें रिसेप्टर्स में होता है, बहुत सारी चीजें होंगी, सिंपल आईज एंड कंपाउंड आईज। सिंपल आईज, कंपाउंड आईज, एंटीना, ठीक है ना, गस्टेटरी सीटा, टच के लिए यहां पर प्रोप्रियो रिसेप्टर होते हैं, प्रेशर के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। बट काम की बात तो ये है ना कि आईज के बिना हम कोई बात करते नहीं है, तो सिंपल आईज, कंपाउंड आईज। अब सभी तरीके के ऑर्थोपोडा में ये दोनों चीजें मिलती हैं, लेकिन कुछ में वेस्टिजल हो जाती है, कुछ में नहीं होती। अपना तो मेन एनिमल कौन है, कॉकरोच। तो कॉकरोच में सिंपल आईज वेस्टिजल होते हैं, जिन्हें फेनेस्ट्रा कहते हैं। जो एंटीना निकलते हैं ना उस पे, उस एंटीना के जस्ट नीचे के स्पॉट होता है, तो सिंपल आईज को फेनेस्ट्रा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, बट वेस्टिजियल रिप्रेजेंट करता है। और फंक्शनल आईज कौन सी है कॉकरोच में, कंपाउंड आईज जो कौन सी विजन बनाती है, मोजेक विजन। याद आया कि नहीं आया,
ये मोजेक विजन कैसे बनती है, सब अपन कॉकरोच में डायग्राम्स देखेंगे। हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, डायवर्सिटी के बाद अपन कॉकरोच पढ़ेंगे, और कॉकरोच को सिर्फ और सिर्फ मैं डायग्रामेटिक पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं लिखना। आप तो इतना करना, डायग्राम नंबर 1 2 3 4 5 6, बस डायग्राम डालते चलना, बनाते चलना, बहुत तेजी से अपना कॉकरोच याद भी होगा और समझ में भी आएगा। ओके, अब आते हैं मोलस्का में। थोड़ा सा हटके यहाँ पर नर्वस सिस्टम है। मोलस्का में, मोलस्का के नर्वस सिस्टम में 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया देखने को मिलते हैं। 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया देखने को मिलते हैं, स्टार मार्क लगाना। 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। आपको याद है हमने 3 पार्टीशन किए थे, हेड, विसरल मास और फुट, तीनों में एक एक पेयर गैंग्लिया होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम कैसा बनता है, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, ये 2 गैंग्लिया एक पेयर में, ये 2 एक पेयर में, और ये 2 एक पेयर में, जो बिल्कुल अटैच्ड होंगे, और इनको यहां से नर्व्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट करती है। ये देखिएगा, इस तरीके का नर्वस सिस्टम होता है, ध्यान रखना। तो ये पहला वाला जो है ना, ये तो हेड में होगा, ये उसके हम्प में होंगे, सॉरी बीच वाला फुट में होगा, और सबसे नीचे वाला हम्प के अंदर होगा। जानते ना हम्प क्या है, विसरल मास को तो हम कहते हैं। तो ये तीनों गैंग्लिया है ना, ये वाला पेयर तो हेड में, ये वाला पेयर फुट में, ये वाला पेयर हम्प में, तो कुछ अलग सर्कल फॉर्म में अपने को यहाँ पर नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन नर्वस सिस्टम। तो ये तो फाइलम है ऐसा, क्योंकि वहां नर्वस सिस्टम किस फॉर्म में है, गैंग्लिया के फॉर्मेट में है। ओके, फिर देखो बेटा, इसके यदि हम रिसेप्टर देखें तो उसमें एक वर्ड आता है आईज। मैंने आपको बताया था कहां मिलती हैं, फाउंड ऑन स्टॉक। याद करो, हमने इस डस्टर से बात की थी, मैंने ऐसे पेन लगा के बताया था आपको कि 2 पेन यहां पर अपन लगा दें तो इसका जो ये कलर्ड पार्ट है ये आईज है, तो स्टॉक के ऊपर आईज होती है। याद आ गया, एक तो आईज होती है, एक वर्ड और है यहाँ रिसेप्टर के फॉर्म में, ऑस्फ्राडियम। ऑस्फ्राडियम ये एक तरीके का कीमो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर है, स्टार लगा लेना इस पर। ऑस्फ्राडियम नियर टू द गिल्स ऑफ पाइला। तो ऑस्फ्राडियम यहां पर एक कीमो रिसेप्टर का काम करता है। अब देखिए, एक बहुत अच्छी नॉलेज आपको यहां पर ऑस्फ्राडियम देता है। ऑस्फ्राडियम क्या कहता है कि यदि कहीं केमिकल पॉल्यूशन है वाटर में तो मैं बता सकता हूं। जैसे आपने स्नेल देखे कभी, स्नेल को कभी आप एक्वेरियम में रख के देखना फिशेस के साथ में, और आप जानते हैं हम वाटर को क्लीन करने के लिए एंटी क्लोरीन उसके अंदर डालते हैं, याद कीजिएगा, क्लोरीन डालते हैं, हम क्लोरीन बोलते हैं जनरली उसको। उसके ब्लू कलर की सी ड्रॉप्स होती है ना, जहां स्नेल बैठा हो ना उसके जस्ट ऊपर एक ड्रॉप डालना, आपको वो ड्रॉप का जो कलर है ना वो नीचे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखना वो कलर पूरी तरीके से स्नेल तक नहीं पहुंचा, उससे पहले स्नेल रवाना हो वहां से, क्योंकि ऑस्फ्राडियम चेक कर लेगा वाटर की फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी को, क्योंकि उसका कोई भी मॉलिक्यूल अपन को दिखाई नहीं दे रहा लेकिन बहुत स्पीड से नीचे गया होगा, और चेक किसने किया, ऑस्फ्राडियम ने, तो वहां उसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। आप वाटर पॉल्यूशन के लिए बीओडी का यूज करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस पानी में यदि स्मेल है, मान के चल रहा हूं अच्छा वाटर है, प्योर वाटर है, पॉल्यूटेड नहीं है, ये बात भी ऑस्फ्राडियम से हम मालूम कर सकते हैं, बशर्ते कि उस जगह पर स्नेल होने चाहिए। समझ में आया, तो बहुत अच्छी एक्टिविटी मिलती है अपने को देखने के लिए। इकाइनोडर्मेट्स में हम जाएं तो जो नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ भी नहीं है, एक तो नर्व रिंग है, और बेटा यहां पर नर्व्स को कहते हैं रेडियल नर्व। उसकी आर्म्स में जो नर्व होती है ना, उन आर्म में रेडियल नर्व कहा जाता है, और बीच में नर्व रिंग होती है। तो नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व्स यहां देखने को मिलती है, बट नॉट इंपॉर्टेंट। आप तो स्टारफिश को याद रखना, जैसे मेरा हाथ स्टारफिश है, 5 आर्म्स है, तो नर्व रिंग यहां बीच में होगी, ठीक है, या बीच में माउथ होगा उसका, और ये जो नर्व्स जा रही हैं ये सारी की सारी रेडियल नर्व्स कैसी हैं, रेडियल नर्व्स है। तो नर्व रिंग बीच में आ गई और रेडियल नर्व साइड में आ गई, बस इतना सा कंपोनेंट। फिर ये तो बहुत ज्यादा डीप सी में रहते हैं, जहां अंधेरा भी है, डार्कनेस भी है, मूवमेंट भी नहीं है,
उसका मतलब वहां पर सेंस डेवलप नहीं होते, होता है तो इतना लिख देते हैं सिंपल सेंस ऑर्गन, लिख के छोड़ दीजिएगा, सिंपल सेंस ऑर्गन इन इकाइनोडर्मिट, सिंपल सेंस ऑर्गन इन इकाइनोडर्मिट। अब आप देख लो, मैंने 4-5 जगह स्टार लगाए, देख लिया आपने। देखो, एक तो ये याद रखना है अपने को, कहां सबसे पहले डेवलप हुआ, फिर लैडर लाइक अपने को ध्यान रखना है कहां डेवलप हुआ, फिर ये नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कॉर्ड वाला पॉइंट याद रखना है कहां डेवलप हुआ, एम्फिड फैस्मिड वाला पॉइंट याद रखना है, और एक ये गैंग्लिया वाला पॉइंट याद रखना है। फिर भी कह रहा हूं बेटा, ये पूरा टॉपिक जो हमने लिया ये बहुत लेवल वाला टॉपिक है, बहुत जल्दी से ध्यान नहीं जाता एग्जामिनर का, तो नो डाउट क्वेश्चन बनने के चांस तो कम है, बट हम फिर भी अलर्ट तो रहेंगे ना कि हमें तो याद रखना तो पड़ेगा। समझ में आ गया? ये बात हो गई बच्चों रिसेप्टर वाले पॉइंट की। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट पर, हटा दो इसको, ठीक है, लिख लिया होगा आप सब लोगों ने, और ज्यादा कुछ इसमें करना भी मत, टाइम भी वेस्ट मत करना, फटाफट से इसको रिवाइज कर लेना आप लोग। ओके, चलिए जी। अब जब रिप्रोडक्शन की अपन बात करेंगे बच्चों, तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा कि जो पहले जो फाइलम है ना प्रोटोजोआ, वो तो वैसे भी प्रोटिस्टा में है, वो खास नहीं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, याद भी हो जाएगा। लेकिन सिलेंट्रेटा और पॉरीफेरा, इन दोनों में रिप्रोडक्शन में क्या होता है वो सब आप जरूर याद रखना, क्योंकि नीट ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन निकाला हुआ है वहां से, इसलिए वहां हमें बहुत अलर्ट रहना जरूर है। ठीक है, चलिए जी। अब हम अगला पॉइंट ले रहे हैं रिप्रोडक्शन वाला, आपने साइड में जगह छोड़ी होगी, वहीं पर लिखते हैं। देखो, प्रोटोजोआ में दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, उसको थोड़ा सा दूर ले जाके लिख रहा हूं, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन मेथड मिलेगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब सीधा कंपोनेंट ये है, आपने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उनमें ये सब छोटी मोटी बातें की गई है, और आई थिंक ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन कभी कभी टपक जाता है वहां से, है ना, ज्यादा भी आ जाता है, 2 भी आ जाते हैं, लेकिन अपने को याद रखना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, एसेक्सुअल के बहुत सारे टाइप आपने पढ़े होंगे, बडिंग पढ़ा होगा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा होगा, याद आ रहा है, आपने बाइनरी फिजन पढ़ा होगा, आपने मल्टीपल फिजन पढ़ा होगा। हम यहां जो ले रहे हैं, प्रोटोजोआ की बात कर रहा हूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो लेंगे बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन बेटा कई टाइप का होता है, रेगुलर, सॉरी इरेगुलर, दोनों डॉटर सेल्स अलग अलग बनेंगी, वो इरेगुलर तो अमीबा में मिलता है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स होता है, और ट्रिप्नोसोमा में लॉन्गिट्यूडनल होता है। बट अब इतना डीप स्टडी नहीं होती है, तो सब स्टेट पीएमटीज में होती है। हम तो कह रहे हैं कि बाइनरी फिजन कहां कहां मिल सकता है, तो लिखो अमीबा, नोट करते चलिए, पैरामीशियम, पैरामीशियम में, और प्लाज्मोडियम में, सॉरी ट्रिप्नोसोमा में बेटा, ट्रिप्नोसोमा के अंदर देखने को मिलेगा अमीबा, पैरामीशियम और ट्रिप्नोसोमा, इनमें बाइनरी फिजन की अलग अलग टाइप्स होती हैं। बट आपको नहीं पूछना क्या है कैसे है, लिखना भी नहीं, सिर्फ याद रखना हाँ सिर्फ बाइनरी फिजन किस किस एनिमल में होता है। फिर दूसरी बात, डिजीज वाले टॉपिक में तो ये बात आती है ना, कि जो प्लाज्मोडियम है उसमें कैसे होता है। याद करो, हमारे अंदर जो इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम का, क्या नाम है, स्पोरोजोइट, किस डिवीजन से बनते हैं, मल्टीपल फिजन से बनते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन, और मल्टीपल फिजन जो है वो आपको देखने को मिलेगा इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। यही याद रखना है, ये अपना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ताकि अपने को याद रहेगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ओल्ड मेथोडोलॉजी पर काम करता है यहां पर। इसमें एक तो आपको मिलेगा सिनगैमी, नाम सुना है, और एक नाम सुना होगा कॉन्जुगेशन, अरे बैक्टीरिया में तो सुने हैं भाई। तो सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन मेथड्स भी यहां देखने को मिलते हैं बच्चों। सिनगैमी प्लाज्मोडियम में भी मिलती है, और कॉन्जुगेशन जो है वो
पैरामीशियम में देखने को मिलती है। बस इतने से पॉइंट याद रखना कि बाइनरी कहां है, मल्टीपल कहां है, सिंगेमी कहां है और कॉन्जुगेशन कहां पर है। पक्का? ठीक है, लेकिन देखो क्योंकि अपने डायवर्सिटी में प्रोटोजोआ तो है नहीं, तो इसलिए इस पे ज्यादा कोई आपको टेंशन भी नहीं पालनी है, बट याद रखना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐड जरूर होता हुआ मिलेगा। उसके बाद आता है बेटा पॉरीफेरा, इसमें तो स्टार लगा लो पहले से ही, याद रखना ही रखना है। पॉरीफेरा अलग से लिख लो चाहो तो, प्रोटोजोआ फिर पॉरीफेरा, आप वहां डिक्टेट कर लो, सामने तो करना है उसको, दोबारा लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है ना, फाइलम का नाम दोबारा लिख लो। ओके, क्योंकि पहले 3 फाइलम में थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल, फिर तो एक एक वर्ड से काम हो जाएगा आपका। देखो बेटा पॉरीफेरा में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा और साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड भी मिलेगा, दोनों टाइप यहां भी होंगे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ध्यान से सुनना, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसका जो मेन कॉमन टाइप इनमें होता है वो तो फ्रेगमेंटेशन होता है, ध्यान रखिएगा। फ्रेगमेंटेशन एक कॉमन मेथोडोलॉजी है स्पंज के अंदर रिप्रोड्यूस होने की, लेकिन जो इफेक्टिव रिप्रोडक्शन है दैट वन इज द बडिंग, बड फॉर्मेशन यहां देखने को मिलता है, और इसी पे क्वेश्चन आता है बडिंग पर ही। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हाइपोथेटिकल बना के भी आपको पूछ सकते हैं और सीधा सीधा भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा जब हम बात करते हैं कंडीशंस की, एनवायरमेंटल कंडीशन की, तो 2 बातें करते हैं कि या तो फेवरेबल कंडीशन होगी या अनफेवरेबल कंडीशन होगी। प्लांट्स में सब पढ़े हैं आपने ये। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो बॉडी के अंदर बड बनती है, दैट इज एंडोजीनस बड, और बाहर होगा तो एक्सोजीनस। अब एनिमल पे कैसे डाल के पुट करेगा कि मान लीजिए कोई पॉन्ड है, उस पॉन्ड में पानी कम होता जा रहा है, ठीक है ना, ये बात मैं कर रहा हूं केवल फ्रेश वाटर स्पंज की, दैट इज द स्पॉन्जिला ओनली एंड ओनली। आप पॉन्ड बोले नहीं बोले वाटर बोल दें, किसी जगह पर पानी में टेम्परेचर बहुत अप डाउन है, ठीक है, पानी का कंटेंट भी अप डाउन हो रहा है, तो उस जगह पर किस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, तो अपन निकाल सकते हैं ना कि बडिंग हो सकती है। तो ऑप्शन में आ जाएगा एक्सोजिनस बडिंग बाय द एनिमल, एंडोजिनस बडिंग बाय द एनिमल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द एनिमल। तो हमें वो ढूंढना पड़ेगा कि वास्तव में ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाना चाहिए। तो सीधी बात है बेटा कि जो बडिंग है ना, इसके 2 टाइप हम यहां लिखेंगे। पहला है एक्सोजीनस बडिंग, ये तो कैसी होगी, फेवरेबल कंडीशंस में होगी, फेवरेबल कंडीशंस में। और दूसरी एंडोजीनस बडिंग होगी, यही याद रखनी है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में देखने को मिलेगी। ठीक है ना, हम एक एक पॉइंट को आउट करते जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। हमने कहा कि पॉरीफेरा में इंपॉर्टेंट है, उसमें बडिंग इंपॉर्टेंट है, उसमें एंडोजीनस बडिंग इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो बेटा, कोई भी बड बनती है तो उसमें अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ मास, सेलुलर मास, यही है ना। तो जैसे मान लो यहां बड बनी, ये मान लीजिए बड बनी, तो इसमें सेलुलर मास आपको देखने को मिलेंगे, पक्का है ना। इस सेलुलर मास को भी एक टर्म देते हैं, जिम्यूल, क्या कहते हैं। तो एंडोजिनस बड जो होती है ना, इसके अंदर जिम्यूल फॉर्मेशन होता है, जिम्यूल फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सेल मास को हम लोग जिम्यूल का नाम दे रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको मैं, ताकि कनेक्टिविटी होकर अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो सेलुलर मास बना जिम्यूल। अब जब सेलुलर मास की बात आ रही है तो सेल तो होंगी होंगी, और आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था अमीबोसाइट सेल्स जो डिफरेंट टाइप की होती है, मैंने कहा था कोई नाम याद मत करना, एक याद रखना आर्क्योसाइट, कहां मिलती है, यहां मिलती है जिम्यूल में। जिम्यूल में जो सेल्स होंगी दैट आर आर्कियोसाइट सेल्स, याद करो टोटी पोटेंट सेल होती हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो जिम्यूल फॉर्मेशन हुआ, उसमें सेल मिली आर्कियोसाइट, और आर्कियोसाइट की नेचर क्या है, टोटीपोटेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटीपोटेंसी, कैन कन्वर्ट इनटू एनी अदर टाइप ऑफ सेल, दिस इज राइट। तो इसका मतलब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हमें जो सेल चाहिए जो रिप्रोड्यूस कर सके, वो गैमेट्स होंगे कि नहीं होंगे। तो ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कौन करता है, आर्कियोसाइट। और जब ओवा स्पर्मेटोजोआ बनेगा तो कौन सा रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो मैं इसको यहां लेके आ रहा हूं,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली साइड पर लेके आ रहा हूं एरो मार्क करके। अब आपके क्वेश्चंस की धमाल मचेगी यहां पर। वो पूछेगा कि यहां तक के रिप्रोडक्शन को क्या कहो, समझ गए? और इससे बनने वाली स्ट्रक्चर के रिप्रोडक्शन को क्या कहोगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस ये आपको डाइवर्जन समझ में आ गया ना, तो दिक्कत नहीं आएगा। ओवा आया, स्पर्मेटोजोआ आया। बताइए, एक ही एनिमल में दोनों गैमेट बन रहे हैं, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट है कि नहीं है, ध्यान रखना। और जब ओवा स्पर्मेटोजोआ जुड़ेंगी, जायगोट बनेगा, जायगोट से चिंटू बनेगा, और चिंटू से पिंटू बनेगा। समझ में आ गई? लार्वा बहुत सारे टाइप के हैं यहां, तो लार्वा के पॉइंट्स आपको अलग से लिखाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट लार्वा याद रखने, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर क्यों याद रखें लार्वा, कहोगे ना, लेकिन याद रखना लार्वा पे क्वेश्चन आते हैं। पेट्रोमाइजोन लार्वा पे तो आ ही चुका है, टेडबोल पे कई बार आ चुका है, ठीक है ना। तो कुछ जगह पर, ज्यादा नहीं, आपको वो सबके लिखा दूंगा मैं। आपकी भावनाओं पे डिपेंड करता है कि आप कितना याद कर सकते हो। बताइए याद होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और ये जिम्यूल, आर्क्योसाइट, बडिंग, इन सब पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? बड़े ऊपर से हटा रहा हूं ना, ताकि आपको नीचे लिखने में आसानी रहेगी। चलिए साहब, अब आते हैं स्लेंट्रेटा पर। याद रखना है इसको बहुत अच्छे से, और स्लेंट्रेटा पे भी स्टार लगा लो। एनसीईआरटी ने अच्छे से दिया है इनको। आ जाइए, देखो स्लेंट्रेटा मैं एक साथ लिख रहा हूं, एसेक्सुअल मेथड भी है और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। दोनों को एक साथ लिख दीजिए, क्योंकि कुछ स्टेजेस अपन समझेंगे, अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप हैं, बस पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए। अब आप देखो बेटा, एक क्वेश्चन आया नीट में, और नीट में क्वेश्चन था बहुत छोटा सा क्वेश्चन, मेटाजेनेसिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये ऑप्शन में नहीं था, इसको और सिंप्लीफाई किया गया, कन्वर्जन ऑफ टू लाइफ फॉर्म्स, ये वर्ड दिया गया। मतलब एनसीईआरटी ने दिया है वो भी नहीं उठाया, और उसको और इजी मीनिंग बच्चों को डाल दिया। तो एक स्टेज वहां होती है पॉलिप, एक स्टेज होती है मेडुसा, दोनों कन्वर्टेबल हैं, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने नाम के अकॉर्डिंग तो दिया ही है, लेकिन नीट ने वहां से उठा के क्वेश्चन डाल दिया है। लेकिन एक चीज और है कि इनसे रिलेटेड जो एम फॉर, अपन मंकी बोलते हैं ना, अल्फाबेट एम, इससे हमारी इस बायोलॉजी में 4 ऐसे डिफरेंट टर्म्स आते हैं जिनको हम कई बार नहीं समझ पाते हैं, जल्दी में आंसर दे देते हैं। जैसे एक तो मेटास्टेसिस, यू नो अबाउट द मेटास्टेसिस, यू नो अबाउट द मेटास्टेसिस, व्हाट इज मेटास्टेसिस? कैंसर सेल स्प्रेड इन द अदर बॉडी पार्ट्स। याद आया कि नहीं आया? दैट स्प्रेडिंग इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ठीक है, उसके बाद आया मेटामॉर्फोसिस, कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। फिर वर्ड आता है बच्चों एक मेटाक्रोसिस, यू नो अबाउट द मेटाक्रोसिस, color changing process is called metacrosis. Dark and light pigmentation, dark is due to the MSH hormone, melanocyte stimulating hormone related by the middle pituitary gland. In all animals except human it is related from the anterior pituitary gland. याद आ गया? और एक तो ये हो गया अपना, वापस बोलो, मेटास्टेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटाक्रोसिस, और एक वर्ड और आता है, बताओ कौन सा? मेटाजेनेसिस नहीं, सोचो कहीं वर्ड आया हो कोई ऐसा। मेटामेरिज्म नहीं, बोलो कहीं कुछ और वर्ड सुनने में आया हो तो सोचने लग जाओ।
अरे अभी अभी बताया था ना मेटाजेनेसिस, नालायकों, कन्वर्जन ऑफ टू लाइफ फॉर्म्स, तो 4 हो गया, तो सोचते पता नहीं क्या हो गया, बोला था। ठीक है, अब आगे समझ में। 4 अल्फाबेट एम से स्टार्ट करने हैं और चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिख लें एक जगह पर, नाम तो लिख ही लें, बाद में घर जाके आप उनके काम देख लेना। मेटास्टेसिस, ये लिख ही देता हूं, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस और मेटाक्रॉसिस, 4 वर्ड हैं, सुन लो और लिख लो। मेटास्टेसिस, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस एंड मेटाक्रॉसिस। और मैं आपको एक बात बोल देता हूं, चाहे आपका बर्न का पेपर हो, आगे आने वाला कोई भी, चाहे आपका माइनर पेपर हो, चाहे आपका मेजर पेपर हो, चाहे एग्जाम से पहले कोई और स्पेशल प्रैक्टिस पेपर हो, एक ना एक बार मैं ये क्वेश्चन आपको जरूर दूंगा। पेपर आउट। समझ गए कहानी? फिर हाँ, तो अब देखते हैं ना, आप में से कम 20 बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे कहने के बाद भी इसको गलत करके आए। दिस इज माई चैलेंज, एक्सेप्टेड और नॉट। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं कितना दम है। उस दिन को याद कर लेना जिस दिन ये 4 वर्ड से क्वेश्चन आ जाए, इस सर ने क्या बिना बात, बिना हाथ से तमाचा मारा है, इतना जोर का, है ना। अभी देखिए तुम लोग, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो तुम लोग याद नहीं करते। अब देखो बेटा, हम यहां कहेंगे देयर इज टू बेसिक लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन सिलेंड्रेटा। मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको ताकि आगे की प्रॉब्लम खत्म। पॉलिप, पॉलिप की बात करेंगे और मेडूसा की बात करेंगे। देखो पॉलिप जो है वो हाइड्रा जैसा होगा, ध्यान रखना, यानी उसमें माउथ और टेंटाकल्स ऊपर की तरफ होंगे। पॉलिप हमेशा हाइड्रा जैसा होता है, मतलब उसमें नीचे फ्लैटनेस होती है ताकि वो सबस्ट्रेटम से अटैच हो सके। इसका मतलब ये एनिमल ससाइल नेचर को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये स्टेज ध्यान रखना। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि माउथ किस साइड पर है, टेंटाकल किस साइड पर है, आपको ऑलरेडी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मेडूसा है ना, उसमें मामला उल्टा हो जाएगा। माउथ जो है वो नीचे आएगा और टेंटाकल्स भी नीचे की तरफ हैंग होंगे, तो अम्ब्रेला लाइक नजर आएगा। और इसे अपन फ्री स्विमिंग में डाल सकते हैं। ये फ्री स्विमर है, ध्यान रखिएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब कंडीशन क्या है कि जरूरी नहीं है कि किसी भी एनिमल में दोनों ही लाइफ स्टेजेस डेवलप्ड, एक रिड्यूस भी हो सकती है और हाईली रिड्यूस भी हो जाती है कि आपको पूरी लाइफ टाइम दिखाई नहीं देगी। ठीक है ना, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं कि पॉलिप किस किस में मिलेगा और मेडूसा किस किस में मिलेगा, और फिर ये देखेंगे कि दोनों किस में मिलेंगे। ओके, तो देखो इसका जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रा और एडम्सिया, सी एनिमोन। ओके, और यहां आएगा ऑरेलिया, दैट इज द जेलीफिश, नॉट ए ट्रू फिश। याद आया बेटा? तो लिखिए हाइड्रा एंड एडम्सिया और ऑरेलिया, ये अपने को ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आराम से लिखो, नीचे खूब जगह बचेगी, टेंशन मत, है ना बेटा। आगे इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक एक लाइन एक एक वर्ड लिखना बस सिर्फ आपको। मेटामॉर्फोसिस इज द कन्वर्जन ऑफ लार्वा इन अडल्ट, फॉर एग्जाम्पल टेडपोल इन फ्रॉग, अडल्ट फ्रॉग। ठीक है बेटा, अब देखो ये सेपरेट सेपरेट याद रखोगे, हाइड्रा एडम्सिया इधर और ऑरेलिया इधर। अब देखना बेटा, मैं इधर आ रहा हूं, पॉलिप मेडूसा में बदलता है और मेडूसा पॉलिप में बदलता है। ठीक है, पॉलिप को जब मेडूसा में बदलना है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, और इसे मेडूसा को पॉलिप में बदलना है तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होना पड़ेगा। एंड दिस इज कन्वर्जन
कन्वर्जन ऑफ टू लाइफ फॉर्म्स, मैं बिल्कुल इजी में ले रहा हूं इसको, जैसे क्वेश्चन आया था लाइफ फॉर्म्स, आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लिख सकते, एंड दिस वन इज कॉल्ड मेटाजिनेसिस, और बेस्ट एग्जांपल हैं ओबेलिया एंड फाइसेलिया, द पुर्तगिश मैन ऑफ द वॉर। और ये करेक्शन है मॉड्यूल के बिगनर बॉक्स के क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द पुर्तगिश मैन ऑफ द वॉर, आंसर कुछ और ही जा रहा हो भैया, ठीक है। मतलब कई बार तो ऐसी अनहोनी होती है ना कि समझ में नहीं आता, और फिर बच्चे पूछने भी आ जाते हैं सर इसमें आंसर क्या होगा। बावड़े, इतनी बार गाना गाया है बार बार कि पुर्तगिश मैन ऑफ वॉर कौन है, तो अपने आप से करो, और मैं बताऊंगा आपको, है ना, मुझे आपकी योग्यता पे पूर्ण विश्वास है कि तुम तो जो लिखा है वो पढ़ के गलती से तो वही करके आ जाओगे। सो ओबेलिया इज द सी फर, समुद्री पंख कहा जाता है ओबेलिया को, और फाइसेलिया क्या है बेटा, पुर्तगिश मैन ऑफ द वॉर। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये कहानी है बच्चों इसके रिप्रोडक्शन की, जो एनसीईआरटी में दिया है, अच्छे से याद कर लेना, पूरा का पूरा कंपार्टमेंट ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं टीनोफोरा पर, इसने कभी कुछ किया ही नहीं। सीधी सी बात है, बाइसेक्सुअल हैं और मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। प्लेटिहेल्मिन्थीज बाइसेक्सुअल हैं, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, एसके हेल्मिन्थीज, यहां से सेपरेशन शुरू, मेल फीमेल अलग, उसे नाम देंगे आप सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, और इसमें छोटा सा पॉइंट है, मेल तो छोटा होता है और पीछे का एंड मुड़ा हुआ होता है, कर्व्ड कॉर्डल एंड, और फीमेल जो है उसकी लेंथ ज्यादा और पीछे का एंड स्ट्रेट होता है बेटा। तो मेल फीमेल बॉडी अलग, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गया। तो बना दीजिए छोटा सा डायग्राम। मेल शॉर्ट विद कॉर्डल, कर्व्ड कॉर्डल एंड, ठीक है ना। यहाँ पे वो गाना आता है, वो जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, ये कहाँ सुटेबल है बेटा, एस के हेल्मिन्थीज पर। ऐसे याद रख लेना, और क्या करें, गाने तो तुम लोगों को बहुत आते ही। हाँ यस सर। अच्छा एक वर्ड सुनाऊंगा, क्लोएका। यू नो अबाउट द क्लोएका, द कॉमन चैम्बर फॉर द ओपनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी एंड डाइजेस्टिव। मतलब कॉमन चैम्बर है जिसमें ओपनिंग्स आके खुल रही है रिप्रोडक्शन की, एक्सक्रीशन की और डाइजेशन की, उसे कहते हैं क्लोएका। देखो क्लोएका की शुरुआत यहां से हुई, और क्लोएका में इतना लिख दो कि मेल में क्लोएका प्रेजेंट होता है, ताकि अपने को आगे क्लोएका के बारे में आएगा तो पता लग जाए कहां कहां पर है, कहां कहां पर नहीं। क्लोएका स्पेलिंग से कर लेना बेटा, CLOACA। क्लोएका यहां प्रेजेंट होगा, कॉमन चैम्बर है, ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद कोई खास बात है ही नहीं। बच्चे भी सोचते होंगे कि सर खास बात नहीं है, नहीं है, करते करते इतना सारा, और अब बेटा क्या करें, यहाँ कोई फिक्सेशन है ही नहीं ना क्वेश्चन का, तो जितनी कोशिश होती है अपने तरीके से तो देखा जाता है, भाई वर्किंग करें और बच्चों को कराएं तो याद हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 4 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, और एक कॉकरोच का जुड़ जाए, एक अर्थवर्म या फ्रॉग का जुड़ जाए, तो 6 क्वेश्चन तो सिलेक्शन को इधर से उधर कर देते हैं। एस्केलेमेंथिस के बाद एनेलिडा, देखो इसमें यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों एनिमल आएंगे। यूनिसेक्सुअल बाई हो सकती, तीन ही तो एनिमल थे, क्या नाम था टिफिन वाले बच्चे, जल्दी बता,
पूरा टिफिन खा गई ये पूरी क्लास में, खाले खाले। अरे मैंने मना नहीं कर रहा कभी, मेरी क्लास में मैंने आपको बताया था, शायद ये बात बोली भी थी कि आप आराम से टिफिन खोल के खाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पढ़ते भी रहना और मेरी बातों का जवाब भी देना, और टिफिन को इस साइड मत रख, बीच में रख, ताकि अपना दोस्त भी खा सके। उसने तो बेचारी ने कि जी ललचा रहा न जाए इसलिए मास्क लगा लिया पूरा। ठीक है, चल बता कितने एनिमल थे एनिलिडा में? कोई नहीं बोलेगा किसने हेल्प की ना, भगवान कसम आज रोटी नहीं मिलेगी उसको। हाँ बेटा, 3 कौन कौन से? अरे नीच, तेरे को नहीं बोल रहा बेटा, ना सॉरी, तेरे को ऐसा लगा, मैं तो हंसाता रहता हूँ ऐसे, ठीक है ना। ओ कौन थे? नीच। समझ बात को, तुम लोग याद नहीं रखते हो कोई चीज? पक्का है ना? याद है तो भैया नीच, आ गया समझ में? तुम लोग याद किया करो, पता नहीं कहां खोए रहते हो। कोई अता पता नहीं है तुम्हारा। और जैसे ही घड़ी कहां वो रही, हाँ, जैसे ही टाइम 10 बजे के बाद का शुरू होता है तो मैथ्स की तरफ ध्यान जाता है, क्या बनाओगे क्या बनाओगे, कल 5 चपाती खाई थी, आज 8 से कम नहीं खानी है। ऐसे तुम्हारे ख्याल आते रहते हैं अलग अलग। ऑर्थोपोडा, अच्छा ये भी बता दूं, ये जो जितने भी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं ना, इस सब, ये एक भी ऐसी क्लास नहीं जाती होगी जिसमें कुछ नहीं खाते होंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपसे। और उल्टा इतने बहाने बनाते होंगे कि मम्मी क्या कर रहा है, खा क्यों रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, सर्वर डाउन, सर्वर डाउन। और कई तो ऐसे होशियार खिलाड़ी भी होते हैं जो क्लास में से खुद बाहर निकल जाते हैं और फिर कहते हैं कि जो है ना कनेक्ट नहीं हो रही है ना। मेरी बेटी ऐसे ही करती है, छोटी है, 10th क्लास, उसमें 5th क्लास में पढ़ती है, 10 इयर्स की है, और आराम से भोजन सामग्री साइड में रहती है, हर टाइम पर कुछ न कुछ जो है वो टेबल पे लगा रहेगा। और मैंने एक बार लिटरली अभी देखा 4-5 दिन पहले कि वो क्लास ऑफ करके बैठी और आराम से खा रही। मैंने क्या हुआ, मैडम ने बाहर निकाल दिया। देखो अब ताज्जुब की बात, मैंने कहा तेरे को इतनी सी को मैडम बाहर निकाले क्लास से, मैडम को खुद को पता नहीं है कि इनको बेवकूफों को पढ़ाऊं कैसे, वो जिंदगी भर उलझी रहती है बेचारी। सही बात है ना, छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है, उसको तो अलर्ट कराना। मैं तो कह रहा हूँ कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वो टीचर महान है जिन्होंने आपको हाथ पकड़ के अल्फाबेट लिखना सिखाया और याद करना सिखाया। भाई साहब ये काम मैडम ही कर सकती है। सही बात है कि नहीं है? आप में से किसी की मम्मी मैडम तो नहीं है ना, टीचर है। वो जब भी बाहर निकलते ना स्कूल से 12-1 बजे बाद छुट्टी होने वाली, बावड़ी हो जाती और देखते किधर जाऊं किधर जाऊं। बच्चे इतना पागल कर देते ना उसको कि वो नॉर्मल रह ही नहीं पाती, रियल फैक्ट है ये, ठीक है ना। तो आप खाने की सामग्री ना लेके बैठे बच्चों, और केवल अलर्ट रहें क्योंकि बड़े हो गए हैं अपन, ठीक है। चलिए जी, ऑर्थोपोडा देखो बेटा यूनिसेक्सुअल हैं, ध्यान रखना। मोलस्का ये भी यूनिसेक्सुअल हैं। काइनोडर्मेटा ये बाइसेक्सुअल हैं, राइट। तो ये सारे पॉइंट हमें अच्छे से याद रखने, और कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं इसमें, तो इतना ही लिखकर हम यहां पर इसको कंप्लीट करते हैं। तो आज अपने सारे जनरल कैरेक्टर जो है वो लगभग लगभग पूरे हो गए हैं। अब सुनो, यहाँ पे जगह है आपके पास इस पेज में, औने कोने में कहीं जगह हो, क्योंकि हम गैमेट फ्यूजन के बाद एक बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसा होना चाहिए। अब आप जानते हो 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, या तो बॉडी के अंदर तो इंटरनल, बॉडी के बाहर तो एक्सटर्नल। और एनसीईआरटी ने एक गजब का काम किया, जो पॉइंट ज्यादा नहीं देने चाहिए ना, जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो ज्यादा दिए। फर्टिलाइजेशन का हर जगह पॉइंट हर जगह डाल दिया और डेवलपमेंट हर जगह डाल दिया। तो हम एक काम करते हैं, हम घबराएंगे नहीं, फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ओके। अब देखो, एक तो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हम उसका या तो आप नंबर डाल दो या नाम लिख दो फाइलर में। बात को सुनना, मैं नाम लिखूंगा ताकि वो अच्छे से याद रहेगा, नंबर तो भूल भी जाते हैं। इंटरनल पर आते हैं, प्रोटोजोआ की कोई बात नहीं करनी है, ये लो साहब इसको तो पहले हटा दो।
ठीक है, क्योंकि वहां तो कॉन्जुगेशन और सिनगेमी जैसी बात अपन ने की थी। हम स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा के अंदर इंटरनल होता है। लिखो, मेरे साथ साथ लिखते चलिए, एक ब्लॉक बना लेना अलग से ताकि ये पॉइंट हमेशा के लिए याद रहे अपने को। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल, पहले इंटरनल बाद में एक्सटर्नल लिखते हैं क्योंकि स्टार्टिंग इंटरनल से हुई है। तो इंटरनल पॉरीफेरा में, ठीक है, और इसके ऊपर एक डिक्टेशन डाल देते हैं। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्रॉस एंड इंटरनल होता है, समझना। यानी दो फ्रेगमेंट्स के बीच में बात चल रही है, दो पार्टीशन, दो यूनिट के बीच में बात होती है, उसे क्रॉस कहेंगे। और अंदर तो है ही बॉडी में, इसलिए कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। फिर आया कौन भैया, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर एक्सटर्नल होता है। टिनोफोरा ने जिंदगी में कुछ किया नहीं है तो वो हमेशा उधर ही चलेगा जिधर सिलेंट्रेटा गया, एक्सटर्नल होगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज में इंटरनल होता है और वहां लिखा जाता है सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। टेपवर्म इसका बेस्ट एग्जांपल, ध्यान रखना। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपको देखने को मिलेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर एसके हेल्मिन्थीज में भी वही होगा, एनेलिडा में भी होगा, ऑर्थोपोडा में भी होगा। लेकिन बच्चों इनकी जो एक्वेटिक स्पीसीज होंगी ना आर्थ्रोपोडा की, उस एक्वेटिक के अंदर आपको ध्यान रखना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। सेम कंडीशन मोलस्का में भी आपको देखने को मिलेगी, इंटरनल होगा, और एक्वेटिक स्पीसीज के अंदर आपको एक्सटर्नल देखने को मिलेगा। तो पॉरीफेरा में इंटरनल, दो फाइलम छोड़ रहे हैं उनमें एक्सटर्नल। फिर देखो सबके अंदर इंटरनल है। फिर उसके बाद आए इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक्सटर्नल, क्योंकि एक्वेटिक है पूरी तरीके से, इकाइनोडर्मेट्स में होगा। तो ये बातें अपने को यहां पर ध्यान रखनी है ताकि अच्छे से हमें 10 फाइलम का ये वाला पॉइंट याद हो जाए। बाकी हेमिकॉर्डेट यूरोकॉर्डेट में दिक्कत नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएगा आपको, जबकि अपन को सेपरेटली पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं है। तो ये फर्टिलाइजेशन के पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा ताकि अपने को दिक्कत नहीं हो। अब बच्चों बचते हैं लार्वा, है ना। लार्वा के बारे में बता दूं, लार्वा बनता है बीच में, जैसे कि जैगोट बना और अडल्ट बना, इनके बीच में यदि चिंटू बनेगा लार्वा तो बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और यदि नहीं बनता है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब बहुत सारे लार्वा हैं, जैसे प्रोटोजोआ में तो होता ही नहीं है ना। पॉरीफेरा में 3 लार्वा हैं, सिलेंट्रेट में एफाइरा और ये सब प्लेनुला, ये लार्वा मिलेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज ने तो धूम मचा रखी है, 5 4 9 लार्वा है टोटल, जो मैं बताऊंगा भी आपको, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, वो अपन बाद में करेंगे, क्योंकि लार्वा का वाला कॉम्पोनेंट यहाँ अलग से डालोगे तो याद होगा, यहाँ मिक्स कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी अपने को, तो अपन बाद में ले लेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज्यादा जो लार्वा आते हैं ना बेटा, एनसीईआरटी ने तो दिया नहीं है, उसने एक तो टेडपोल दिया, एक सीडिपिड लार्वा आपने सुना होगा, और एक लार्वा पेट्रोमाइजोन वाला, है ना। इनकी बात की ज्यादा कि नहीं की है, तो हमारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नीट के हिसाब से लार्वा वाला टॉपिक नहीं होता है, वो मैं आपको लिखाऊंगा नो डाउट, बट उसको एक अलग से सिमेट्री बना के और फिर लिख के छोड़ देंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां स्टार लगा के अपन बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आज आपके सारे जनरल कैरेक्टर्स खत्म होते हैं। हाँ, कुछ यूनिक कैरेक्टर और स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं वो मैंने अभी नहीं बताए हैं, उनको मैं एग्जाम्पल के साथ लिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। और एग्जाम्पल्स में कोई क्लास का नाम नहीं लिखना है। जो जो क्लासेस बतानी थी, इंसेक्टा बतानी थी, क्रस्टेशिया बतानी थी, सिफेलोपोडा बतानी थी, टीटीपी, टीटीसी, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, कुछ कुछ याद करने के हिसाब से बतानी थी, ऑलरेडी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब एग्जाम्पल में क्लास यदि अपन ने डाल दी ना, तो वास्तव में एग्जाम्पल भी अपन भूल जाएंगे। मतलब अभी तक हमने ये काम किया कि कैरेक्टर्स याद कर लिए, पर आपको मैंने कहा था 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैरेक्टर देकर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देके कैरेक्टर। तो अभी हमारा आधा काम एग्जाम्पल वाइज बचा है, और इतना और बता रहा हूं कि मैक्सिमम एग्जाम्पल के नाम ले भी चुके हैं। कहीं कहीं कोई कोई एग्जाम्पल अपने डाल के कैरेक्टर समझा है, तो जैसे ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइल है, सारे एग्जाम्पल जानते हो आप, सारे, एक भी ऐसा नहीं छोड़ा जो अपन ने नहीं लिया। तीनों फोरा में 2 ही बताए थे, एनलिडा में 3 बताए थे, ऑलरेडी पता है। तो मैक्सिमम फाइलम तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके, बस हमें एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के फॉर्म में उसको लिख के लेना ताकि याद भी हो जाए। क्या करना है,
हम स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक कैरेक्टर विद एग्जांपल्स कॉपी में। एक में 2 पार्टीशन रखना, जैसे यहां पर पॉरीफेरा से शुरू करेंगे, सिलेंट्रेटा, फिर आगे चलो तो टीनोफोरा, और टीनोफोरा को इतना बड़ा देने की जरूरत नहीं, यहाँ सिलेंट्रेटा के नीचे खत्म करोगे यही जगह आ जाएगी आपकी। तो मोस्ट ऑफ आप कोशिश कीजिए कि आपके जो एग्जांपल्स हैं वो एक जगह पे आने की के लिए तैयार रहें और हमें याद भी आसानी से हो जाए। तो चलिए, मैं लार्वा बाद में लिखाऊंगा, अभी छोड़ देना क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। और अच्छा, एक बात और है कि आज आप जाकर पूरी एनसीईआरटी के कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। आप तैयार हो गए हम 10 फाइलम पढ़ने के लिए, बट मैं यही कहना चाहूंगा बेटा कि डायरेक्ट एनसीईआरटी को मत पढ़ना, पहले याद करो। याद ऐसे ही होगा और कोई तरीका नहीं है, वहां तो पॉइंट कॉमा लगा लगा के कैरेक्टर डाल दिए सारे, और सबकी सिमेट्री एक जैसी दिख रही है, एक जैसी लेंथ दिख रही है ना। तो अपने को सब कुछ मिक्स नहीं करना है, जो मेहनत की है पहले उसको याद कर लो, फिर दिक्कत खत्म हो जाएगी। चलिए जी, सबसे पहले हम जो फाइलम लेंगे वो होगा पॉरीफेरा। हेडिंग डालो बेटा, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स विद एग्जांपल्स। सीधे रखो कॉपी को, 2 पार्टीशन में ध्यान रखना, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स विद एग्जांपल्स। प्रोटोजोआ नहीं लेंगे और ना मैं उसके एग्जांपल आपको लिखाऊंगा। हमारे मॉड्यूल के पेज नंबर 10 पर इसका एक चार्ट बना हुआ है और सारे एग्जांपल बता चुका हूं। वहां पे केवल टिक मार्क करेंगे, और कब करेंगे, जब हम मैमल्स पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक है ना। डायवर्सिटी की लास्ट क्लास में मुश्किल से मुश्किल 4-5 मिनट में हम खत्म कर देंगे उसको, ठीक है बेटा। आइए पॉरीफेरा पर चलते हैं, पहले कैरेक्टर फिर एग्जांपल, नंबर से लिखना शुरू कर देंगे। देखिए बेटा, पॉरीफेरा को हम इतने दिन से कह रहे थे कि इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं, तो इसे एक नाम दिया जाता है पोरस एंड ससाइल एनिमल। ये पोरस एंड ससाइल हैं, और पोरस की वजह से यहां पर हमें याद आता है देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वाटर कैनाल सिस्टम। अभी अभी बात कर ली थी हमने, या इसी को वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। नोट करें, वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। ये क्लास कितने बजे छूटती है बेटा? 25 पर। ओके, चलने दो क्योंकि अपना पढ़ा हुआ मामला है, दिक्कत नहीं है, समय का यूज करें। पोरस एंड ससाइल बॉडी है, और उस पोरस होने से वाटर कैनाल सिस्टम मिला। तो क्या मिला उसमें हमें? देखिए, ऑस्टिया होगा, वो खुलेगा स्पंजोसील में, और स्पंजोसील जो है वो बाहर निकालेगी पानी को ऑस्कुलम के थ्रू। एक पॉइंट पर जाएंगे, मतलब एक यूनिट पर जाएंगे, तो ऑस्कुलम एक ही होता है, एक स्पंजोसील होता है, लेकिन ऑस्टिया के नंबर मल्टीपल होंगे, मैनी इन नंबर्स। समझ में आ गया सबको? ये अपने को 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देन स्टार मार्क लगा लो भैया। इसमें हमने जो फंक्शन देखे थे, जरा बताओ डिफरेंस क्या था वाटर वेस्कुलर को और वाटर ट्रांसपोर्ट को? न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है, लोकोमोशन है, इसमें नहीं है। तो इसका जो फंक्शन है वो जरूर याद रखना, एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये सब पॉइंट एनसीईआरटी के चलेंगे स्पेसिफिक में। फंक्शन होगा न्यूट्रिशन, फूड कैप्चर करने में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स, स्टार लगाएं नहीं लगाएं अपने को याद रखना। हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मालूम है ऑलरेडी, टोटीपोटेंट अमीबोसाइट्स प्रेजेंट इन मेसेनकाइम। याद है बेटा? ऑलरेडी जानते हैं अपन, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। चलो साहब, आपको कुछ याद है? मैंने 2 एग्जाम्पल तो बताए थे इनिशियली आपको, बोलिए।
साइकॉन और ल्यूकोसोलिनिया। वेरी नाइस बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1, ल्यूकोसोलिनिया, द ग्रेट स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज, सबसे छोटा स्पंज है। सेकेंड एग्जाम्पल, साइकॉन, साइफा, और इन दोनों में याद करो रेडियल सिमेट्री थी कि नहीं थी। वापस से रिपीट कर लेते हैं। ल्यूकोसोलिनिया, साइकॉन, साइफा रेडियल सिमेट्री है, और एक है यूप्लेक्टेला। यहां से अलग क्लास शुरू हो जाती है इसके ना, क्लासेस के नाम नहीं लिखने। यूप्लेक्टेला इज वीनस फ्लावर बास्केट, राइट, वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। और जापान के लोग इसे विवाह के दौरान ब्रिडल गिफ्ट के फॉर्म में भी गिफ्ट करते, दुल्हन को उपहार स्वरूप देते हैं। ऐसा क्यों? बोलो भाई, कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं? क्योंकि ये वहां पे ज्यादा मिलता है, गिफ्ट में अच्छा लगता होगा। देखिए, एक बहुत बड़ा यहां पर एक मैसेज है उस न्यूली मैरिड कपल के लिए। कहते ना, जन्म जन्म का साथ। यू नो अबाउट दिस? अपने बाबूजी से पूछियो, है ना, वो समझाएंगे। अब देखो आप, ये कहानी शुरू होती है मेल और फीमेल श्रिम्प के साथ। मेल फीमेल श्रिम्प होते हैं, श्रिम्प एनिमल है, और यूप्लेक्टेला के साथ। देखो, यूप्लेक्टेला है ना, वो इस तरीके का एनिमल है जिसमें कैविटी होती है। अब इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल यहां पर आता है, अब इकट्ठा होता रहेगा, कैविटी भरेगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो इसकी कैविटी में मेल और फीमेल श्रिम्प रहते हैं। मेल और फीमेल श्रिम्प रहते हैं। वो क्या करते हैं, इस एक्सक्रीटरी मटेरियल को खाने का काम करते हैं, एज फूड रिमूव करने का काम करते थे। तो इनकी जिंदगी चलती रही और इसकी लाइफ भी चलती रही। तो है ना एक दूसरे का साथ। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इसको गिफ्ट देकर वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया, जैसे ये साथ रह रहे हैं, ये दोनों साथ रह रहे हैं, ये नहीं, अरे ये दोनों साथ रह रहे हैं, ये तीनों नहीं, दोनों। फ्यूजिबल। इससे हम एक दूसरे का प्रॉफिट बोल रहे हैं, ठीक है ना, कमेंसलिज्म का एग्जांपल हो गया। तो इन दोनों का साथ, साथ साथ, जन्म जन्म का साथ। समझ में आया कि नहीं है? तो वो एक फीलिंग्स शादी में शो करते हैं, भाई जैसे ये यूप्लेक्टेल और श्रिम्प साथ रह रहे हैं ना, वैसे आप दोनों भी साथ रहिए। हमारे इंडिया में गिफ्ट नहीं देते हैं, कतई नहीं देते। बाबूजी को बोल देना कि बाबूजी, इस बार जो है ना मैरिज एनिवर्सरी पर आपको हम यूप्लेक्टेल ला के देंगे, अम्मा को दे दियो। वो कहेंगे कि भाई पहले बता क्या। जैसे आप उनके हाथ में पकड़ा देना एक बार कि साहब आप गिफ्ट दीजिए, फिर वो आपसे पूछे कि भैया ऐसा क्यों, तो ये समझा देना उनको, जन्म जन्म का, 7 जन्मों का साथ, फेंक देंगे तुरंत। बोले बावली लड़की, अम्मा को एक जन्म में तो जेला नहीं जाता, 7 जन्म हम कहां तक झेलेंगे। इसलिए इंडिया में एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया जाता बच्चों, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? चलिए जी, धन्यवाद यूप्लेक्टेला को दीजिए हंसाने के लिए। चलिए नंबर 4 लिख लेते हैं, यू स्पॉन्जिया, दैट इज द स्पॉन्जिया ऑल्सो, बाथ स्पंज। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नंबर 5, स्टार लगाना, स्पॉन्जिला। यस, दिस इज द फ्रेश वाटर स्पंज। बस इतना ही लिख लो, 5 याद रखने हैं, क्लास ऑफ हो जाएगी इसलिए अपन थोड़ा ध्यान रखेंगे। स्पंजिला सबसे ज्यादा पूछा जाएगा क्योंकि फ्रेश वाटर स्पंज है। इस रेफरेंस में क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखिएगा। एक और अपन चाहें तो लिख लें, अब ये एक है टाइम अपने पास में, वैसे तो 5 ये एनसीईआरटी में है। क्लियोना, बोरिंग स्पंज। क्लियोना इज द बोरिंग स्पंज, बोर करता है ये, छोड़ो इसको। बोरिंग नहीं है, हाईली पोरस है।
हाईली पोरस से बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां तक याद करना, अगले लेक्चर में अपन सारे एग्जाम्पल्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए जी बच्चों, नोट कर लो ताकि इस क्लास को खत्म करें अपन। ऑनलाइन वालों याद कर लेना ये सारा, ठीक है बेटा। करें इसको एंड। क्लियोना इज द बोरिंग स्पंज, BORING, बोरिंग स्पंज। ओके बच्चों, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।